नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका आपका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इससे पहले चैप्टर 9 में हमने पढ़ा था वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, कि जो हमारे गाँव थे वो खुशहाल कैसे थे और जो हमारे शहर थे वो समृद्ध कैसे बने। ठीक है, उसके बारे में आपको बताया भी था कि कुछ सिक्कों के बारे में भी, जिसमें हमने आहत सिक्कों के बारे में पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर हमने कुछ तमिल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने भरूचा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोगों के लिखे हुए में से, उनके वर्णन में से अपने शहरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने शिल्प और शिल्पकार के बारे में पढ़ा था। तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज हम अपना अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10, जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स होता है व्यापारी, किंग्स होता है राजा और पिलग्रिम होते हैं तीर्थयात्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने व्यापारियों के बारे में, राजाओं के बारे में और तीर्थयात्रियों के बारे में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जगनी एट द मार्केट। जगनी एक गुड़िया का नाम है जो कि बाजार में है। कहाँ पर है? जो कि बाजार में है, और वह वहाँ पर क्या क्या चीज़ देख रही है और उसके मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, आइए उनसे रूबरू होते हैं। जगनी लुक्ड फॉरवर्ड टू द फेयर इन द विलेज। जगनी को उम्मीद थी एक मेले की। वह इंतजार कर रही थी उसके गांव में मेला कब लगेगा। जगनी अपने गांव में मेले का इंतजार कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब वह मेले में जाती थी तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस होता था। क्यों? क्योंकि जब वह मेले में जाती तो सी लव टू सी एंड टच द पोट्स एंड पैन्स ऑफ शाइनी स्टील, ब्राइट प्लास्टिक बकेट्स, क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिजाइंस एंड क्लॉकवर्क टॉयज, ऑल ऑफ विच केम फ्रॉम द सिटी। क्योंकि जब गांव में मेला लगता था तो शहरों से बहुत सारे लोग आते थे, व्यापारी आते थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर। चीज़ों में क्या होता था कि आपके मिट्टी के बर्तन होते थे, या आप कहो कि चमकती हुई स्टील के बर्तन भी वहाँ देखने को मिलते थे। चमकीली चमकीली प्लास्टिक की बाल्टियाँ, टोकरियाँ भी देखने को मिलती थी। क्लॉथ प्रिंटेड विद ब्रिलियंट फ्लोरल डिज़ाइंस, मतलब कि बहुत अच्छे रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े भी उसको वहाँ देखने को मिलते थे, और चाबी से चलने वाले खिलौने भी वह देखकर खुश होती थी। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए वह अपने गांव में मेले की उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी। द मैन हु स्प्रेड आउट देयर वेयर्स केम इन बसेज एंड ट्रक्स एंड वेंट बैक एट द एंड ऑफ द डे। अब जो वहाँ पर लोग आते थे, आपने देखा भी होगा, जब मेले लगते हैं तो मेले में जो लोग आते हैं बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। कुछ बसेस में आते हैं और कुछ ट्रक में आते हैं। ठीक है, और जब मेला ख़त्म हो जाता है तो शाम को फिर सामान पैक करके वापस उन्हीं गाड़ियों और उन्हीं ट्रकों से वो वापस अपने जगह पर चले जाते हैं जहाँ से वो आते हैं। ठीक है ना। Why were they always on the move? She wondered. अब उसने सोचा, जो जगनी है, गुड़िया है हमारी, उसने सोचा कि भाई ये लोग जो हैं ये हमेशा चलते ही क्यों रहते हैं, हमेशा घूमते ही क्यों रहते हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट दे वर ट्रेडर्स। उसकी माता ने, जो जगनी है उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा ये जो लोग हैं ना ये व्यापारी हैं। क्या है? ये व्यापारी हैं। अब व्यापारी कौन होते हैं? पीपल हु बाउट थिंग्स वेयर दे वर मेड एंड सोल्ड देम एल्सवेयर। व्यापारी वो लोग होते हैं जो चीज़ को खरीद कर लाते हैं उस जगह से जहाँ पर वो बनती है। ठीक है, मान लो कहीं पर आपकी बाल्टी बनती है, फैक्ट्री है, तो वो लोग फैक्ट्री में जाएंगे और वहाँ से बाल्टी खरीद कर लेकर आएंगे। उन बाल्टियों को कहाँ बेचेंगे? आपके मेले में बेचेंगे। तो व्यापारी वो लोग होते हैं जो जहाँ से चीज़ बनी वहाँ से खरीद कर लेकर आए और किसी और जगह उसको ले जाकर बेच दिया, उनको हम कहते हैं ट्रेडर्स। ठीक है, जगनी की बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप लोग समझ में आ गई क्या? आ गई होगी, वेरी गुड। हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेडर्स। हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब हम लोग अपने व्यापार
और व्यापारियों के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं, ये सवाल है। तो अभी हमने, अगर आपको याद होगा, चैप्टर 9 में मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़ रहे थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। क्या पढ़ रहे थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब कि उत्तरी काले चमकीले बर्तन, उत्तर में पाए जाने वाले काले चमकीले बर्तनों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। दिस फाइन पोट्री स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। अब हमने जाना था, हमने वहाँ पढ़ा था कि जो इस तरह की बड़ी ही सुंदर जो मिट्टी के बर्तन थे, खास तौर से आपके कटोरी और प्लेट्स, क्या थे? कटोरी और थालियाँ। ये हमें हमारे इस उपमहाद्वीप पर बहुत जगह, बहुत सारी जो आर्कियोलॉजिकल, जो पुरातन स्थल हैं, जो पुरानी जगह हैं, वहाँ से हमें ये काफ़ी मात्रा में मिले हैं। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस? आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि ये चीज़ें यहाँ पर कैसे आई होंगी? ट्रेडर्स मे हैव कैरिड दैम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल दैम एट अदर प्लेसेस। कैसे आई होंगी? जैसे अभी जगनी ने मम्मी से पूछा था नहीं, तो मम्मी ने बताया कि बेटा जो व्यापारी लोग होते हैं वे इन चीज़ों को एक जगह से खरीद कर और दूसरी जगह पर बेच देते हैं। तो ऐसे ही इनके साथ भी हुआ, ये बर्तन इन लोगों ने कहीं और से खरीदे और यहाँ पर आकर बेच दिए, और जिस लोगों ने यहाँ खरीदे तो उनकी वजह से हमें यहाँ पर जगह जगह पर ये सुंदर मिट्टी की कटोरियाँ और थालियाँ देखने को मिली हैं। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर, जो आपका दक्षिण भारत था वह बहुत प्रसिद्ध था, किस लिए? फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। किस लिए प्रसिद्ध था? क्योंकि वहाँ पर सोना बहुत अधिक मिलता था, स्पाइसेस, मसाले बहुत अच्छे होते थे, और मसालों में खास तौर पर काली मिर्च, पेपर, काली मिर्च, एंड प्रीशियस स्टोन्स, और बहुत बहुमूल्य पत्थर भी हमें दक्षिण भारत में मिलते थे। पेपर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर, सो मच सो दैट इट वाज नोन एज ब्लैक गोल्ड। अब जो आपका रोम साम्राज्य था, वहाँ पर काली मिर्च की बहुत ज़्यादा कीमत थी, बहुत ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते थे, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद थी, इसलिए वहाँ पर इसको, ये हम कह सकते हैं, काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाय लैंड इन कारवान। तो जो व्यापारी होते थे वह समुद्र के रास्ते या जमीन के रास्ते से होते हुए इन सब सामानों को रोम में बेचते थे, रोम में देकर आते थे, रोम में बेचकर आते थे। There must have been quite a lot of trade as many Roman gold coins have been found in South India. हम ऐसा कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में, हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय हमारे भारत का व्यापार रोम के साथ बहुत अच्छा चलता था। उस समय हमारे देश का व्यापार रोम के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमें साउथ इंडिया, अपने दक्षिण भारत में कुछ रोम से सोने के सिक्के भी मिले हैं। रोम में प्रचलित होने वाले, रोम में उपयोग होने वाले हमें कुछ सोने के सिक्के अपने साउथ इंडिया में मिले हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अ पोयम अबाउट ट्रेड। अ पोयम अबाउट ट्रेड, एक कविता पढ़ते हैं व्यापार के बारे में। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन द संगम पोएम्स। हमने संगम लिटरेचर, संगम साहित्य पढ़ा था, तो संगम साहित्य में जो संगम कविताएं लिखी हुई हैं, उन कविताओं से भी हमें व्यापार के बारे में कुछ सबूत मिलते हैं। तो उन्हीं सबूतों में से यहाँ पर एक बहुत अच्छी कविता है जो वर्णन करती है कि जो सामान पुहार लाया जाता था, जो कि पश्चिम तट का एक बहुत प्रचलित क्या था, पोर्ट, बंदरगाह था। ठीक है, अभी आपको पुहार में मैप में भी दिखाऊंगा। हियर अबाउट, यहाँ पर लाए जाते थे क्या, स्विफ्ट प्रेंसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स। समुद्र के रास्ते जहाजों से बड़े तेज तर्रार घोड़े लाए जाते थे। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर,
इन कार्ट्स, गाड़ियों में काली मिर्च की गठरियाँ आती थी। जेम्स एंड गोल्ड बोर्न इन हिमालयाज, और हिमालय में हमें बहुत सारे जेम्स और गोल्ड की उत्पत्ति होती थी, मतलब कि सोने और मनके जो आपके रत्न होते हैं वह हमें हिमालय में मिलते थे। सैंडलवुड बोर्न इन द वेस्टर्न हिल्स, पश्चिमी पहाड़ियों पर चंदन की लकड़ी हमें मिलती थी। द पर्ल्स ऑफ सदर्न सीज, अगर हम दक्षिणी सागर की बात करें तो उसके मोती। कोरल फ्रॉम द ईस्टर्न ओशियन, और अगर पूर्वी सागर की बात करें तो वहाँ के आपके मूंगे। द इल्ड ऑफ गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, गंगा और कावेरी नदियों से फसलें, गंगा और कावेरी नदियों से जो फसलें होती थी। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, श्रीलंका से खाद्यान्न, और पोल्ट्री फ्रॉम म्यांमार, और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन। एंड रेयर रिच इंपोर्ट्स, और भी बहुत सारे दुर्लभ कीमती वस्तुओं का आयात होता था। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने यहाँ पर, एक तो तेज तर्रार घोड़े, फिर काली मिर्च की गठरियाँ, फिर रतन और सोने, फिर चंदन की लकड़ी, फिर बहुत कीमती मोती, मूंगे, फसलें, खाद्यान्न, मिट्टी के बर्तन, और भी इसके अलावा बहुत सारे दुर्लभ कीमती वस्तुओं का आयात भी होता था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल रूट्स, अब जो व्यापारी थे इन्होंने बहुत सारे समुद्री रास्तों की खोज की। सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट, इनमें से कुछ लोगों ने जो तट होते थे उनको फॉलो किया, उनसे आना जाना करते थे। They were other across the Arabian Sea and the Bay of Bengal where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly. और इन तटों के अलावा और भी जगह, मान लो अरब सागर से आ गए, बंगाली खाड़ी से आ गए, इसमें भी ये लोग अपनी यात्रा किया करते थे। और यात्रा को जल्दी करने के लिए ये लोग मानसून की मदद लिया करते थे, मानसूनी हवाओं की मदद लिया करते थे। भाई आप ये मान लो कि जिस तरफ हवा चल रही है, अगर आप उस तरफ चलेंगे तो आपको चलने में आसानी होगी ना, इवन आप तेज चलेंगे। ठीक है ना, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं और हवा चल रही है, मान लो आपकी ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपकी पतंग जो है अपने आप ही पश्चिम की ओर ऊंची ऊंची आगे आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही इनमें जहाज़ों के साथ होता था कि जब आप चलते मानसून हवा चल रही है और वह पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो आपका जो जहाज होगा पश्चिम की ओर बड़ी आसानी से बहा जाएगा। तो इन्हीं हवाओं का इस्तेमाल ये लोग किया करते थे। अगर इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरब, अगर ये लोग अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से, अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से हमारे महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आना चाहते थे, तो दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये उस समय वहां चलते थे जब साउथ वेस्ट मानसून आने वाला होता था, जब पश्चिमी दक्षिण या दक्षिण पश्चिमी मानसून शुरू होता था, उस समय लोग वहां से चलते थे। तो ये कम एफर्ट में आराम से हमारे पश्चिमी तट पर आ जाया करते थे। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दी लॉन्ग जर्नीज, और इस तरह की लंबी लंबी बहुत बड़ी यात्राओं के लिए ये जहाज को भी बहुत मजबूत बनाते थे। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, तो भाई समुद्री तट पर या समुद्री तटों से लगे जो राज्य थे उनके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। कहाँ पर? जो समुद्री तट था उनसे लगे कुछ राज्यों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाई ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। अब क्या होता था, जो हमारा दक्षिण भाग है, हमारे महाद्वीप का जो दक्षिणी भाग है, यह बहुत ज़्यादा तटीय क्षेत्र से लगा हुआ है। आपने भाई देखा, ये आपका मैप है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका साउथ है, ये दक्षिण भाग है।
तो आपने देखा कि यहाँ से लेकर और आपका जो ये हिस्सा, ये पूरा ही क्या है, समुद्र है। इसके दोनों तरफ हर जगह पानी ही पानी है, समुद्र समुद्र है। तो ये आपका क्या हो गया, कोस्ट लाइन हो गई, ये आपका तटीय क्षेत्र हो गया, ये आपका तटीय क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई जो आप हमारा उपमहाद्वीप है, इसके दक्षिणी भाग पर ये बहुत ज़्यादा भाग जो है वो तटीय भाग है, और उस भाग में बहुत सारी पहाड़ियाँ भी हैं, बहुत सारे पठार भी हैं, और हमारे नदियों के मैदान भी हैं। क्या है, नदियों के मैदान भी है। अमंगस्ट द रिवर वैलीज दैट ऑफ द कावेरी इज द मोस्ट फर्टाइल। अगर हम अपने नदियों के मैदान के बारे में बात करते हैं तो ध्यान रखना, ये हमारी बात हो रही है दक्षिण की। सो जो वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा नदियों का मैदान है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, वह आपका कावेरी नदी का मैदान है। कौन सा है, कावेरी नदी का मैदान सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। चीफ्स एंड किंग्स, सरदार और राजा, हु कंट्रोल द रिवर वैलीज, जो नदियों के मैदानों को पर नियंत्रण करते थे, एंड द कोस्ट, और जो तटों पर नियंत्रण करते थे, मतलब वे सरदार और वे राजा जो नदियों के मैदानों पर और तटों वाले क्षेत्रों पर नियंत्रण रखते थे, बिकेम रिच एंड पावरफुल, वे धीरे धीरे बहुत अमीर होने लगे और बहुत शक्तिशाली भी होने लगे। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदार। अब जो संगम कवि थे, जो संगम साहित्य लिखने वाले कवि थे, उन्होंने संगम कविताओं में एक शब्द लिखा है, चर्चा किया किस बारे में, मूवेंदार के बारे में। किसके बारे में, मूवेंदार के बारे में चर्चा की है। अब मूवेंदार क्या होता था, दिस इज अ तमिल वर्ड मीनिंग थ्री चीफ्स। इसका ये एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका मतलब है तीन मुखिया, तीन सरदार। यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज, जो कि तीन शासक के परिवार के मुखियाओं को कहा जाता था। जो कि उस समय तीन शासक चल रहे थे, तीन साम्राज्य स्थापित थे, तीन वंश चल रहे थे, उन वंशों का जो मुखिया था उनको कहा जाता था। और वे तीन वंश कौन से थे, चोला, चेराज, पांड्या। कौन से थे, चोलाज, चेराज, पांड्याज। ठीक है, ये मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो इनको ध्यान रखना। हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो, जो अब से लगभग 2300 साल पहले बहुत शक्तिशाली वंश के रूप में उभर कर आए थे, और इन्होंने अपना एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। कब, अब से लगभग 2300 साल पहले। Each of the three chiefs had two centers of the power, one inland and one on the coast. अब जो ये तीनों ही सरदार थे, तीनों ही मुखिया थे, तीनों ही राजा थे, इन तीनों के पास दो दो जगह पर क्या था, दो दो इनके शक्ति के केंद्र होते थे। एक तो जमीनी केंद्र होता था जो अंदर की तरफ होता था, अंदरूनी होता था। दूसरा तटों पर होता था, एक अंदरूनी होता था और दूसरा तटों पर। ठीक है, तो तीन पावर थी, चोला, चेरा, पांड्या। इन तीनों के पास दो दो केंद्र थे, एक अंदर और एक तट पर। ठीक है, और इन 6 केंद्रों में से, इन 6 शहरों में से 2 केंद्र बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत मुख्य थे। क्यों, कौन से, एक तो पुहार जिसको हम कावेरी पत्तनम भी कहते हैं, एक पुहार जिसको हम कावेरी पत्तनम भी कहते हैं। ये क्या था, ये चोलाओं के बंदरगाह था। क्या था, ये चोलाओं का बंदरगाह था। कौन सा, पुहार या कावेरी पत्तनम। ठीक है, दूसरा मदुरई जो कि पांड्यों की कैपिटल थी। दूसरा क्या था, कौन सा था, मदुरई जो कि पांड्यों की कैपिटल थी। ठीक है, चलिए। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो ये मुखिया होते थे, राजा होते थे, ये नियमित तौर पर गांव वालों से या वहाँ के लोगों से कर वसूल नहीं करते थे। इसके बजाय ये वहाँ के लोगों से क्या लेते थे, उपहार लेते थे। क्या लेते थे, उपहार, गिफ्ट लेते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशन, कभी कभी ये लोग तो सैन्य अभियानों पर भी चले जाते थे, सेना को साथ में लेकर किसी अभियान पर निकल जाते थे। एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम
नेबरिंग एरियाज, और जो इनके आसपास के क्षेत्र के जो राजा होते थे, लोग होते थे, उनसे यह शुल्क भी वसूलते थे। क्या वसूलते थे? शुल्क वसूलते थे। दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंगस्ट देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोएट्स। जो भी धन इनको वहां से मिलता था, उस धन को, उसमें से कुछ तो ये अपने पास रखते थे जिससे इन्हें काम चल जाए, और बाकी बचे हुए धन को ये अपने लोगों में बांट देते थे। किस में बांटते थे भाई? जो इनके सहयोगी, जो इनके समर्थक होते थे, समर्थकों में भाई इनके परिवार के सदस्य होते थे, इनकी सेना होती थी, इनके कवि होते थे, उनको बांट दिया करते थे। मैनी पोएट्स whose compositions are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots and fine cloth। तो बहुत सारे कवियों ने इनके बारे में कविताएं लिखी हैं, बहुत अच्छे अच्छे मुखड़े कह लो, कविताएं कह लो, ये सब लिखी हैं। किसमें? जो आपका संगम साहित्य है उसमें इन्होंने लिखा है। और उस कविताओं में इन्होंने तारीफ की है उन राजाओं की जिन राजाओं ने इन्हें बहुत सारे उपहार दिए, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन, बहुमूल्य पत्थर दिए, बहुमूल्य जवाहरात दिए, सोना दिया, घोड़े दिए, हाथी दिए, रथ दिए और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी दिए। उन राजाओं के बारे में इन लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। अराउंड 200 ईयर्स, लगभग 200 सालों के बाद, किसके? जो ये चोला, चेरा, पांड्या थे, इनसे लगभग 200 सालों के बाद एक नया वंश उभरना शुरू हुआ। एक नया वंश उभरना शुरू हुआ। उस वंश का नाम क्या था? सातवाहन। क्या नाम था? सातवाहन वंश, जो कि एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ पश्चिमी भारत में। कहाँ पर? पश्चिमी भारत में। ये भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैप में क्या देखना है? चोला, चेरा, पांड्या देखने हैं, इनका साम्राज्य देखने हैं। इनकी दो महत्वपूर्ण साइट देखनी है जो कि पुहार और मदुरई है। उसके बाद सतवाहनों के साम्राज्य को देखना है। ध्यान रखना, देखेंगे एक साथ। द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास वाज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। जो सतवाहनों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान जो राजा हुआ उसका नाम था गौतमीपुत्र सतकर्णी। क्या नाम था? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बलश्री। और हमें गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी के बारे में पता लगता है एक अभिलेख से जो कि इनकी माता ने लिखा है, और इनकी माता का नाम था गौतमी बलश्री। क्या नाम था? गौतमी बलश्री। इन्होंने एक अभिलेख लिखा था और उस अभिलेख से हमें गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी का पता लगता है। He and other Satavahan rulers were known as lords of the दक्षिण पथ। क्या है? दक्षिण पथ। तो जो ये सतवाहन, मतलब गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी कह लो, या इनके बाद जो भी सतवाहनों के शासक हुए, उन सबको कहा जाता है दक्षिण पथ के राजा या स्वामी। क्या? इनको दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता है। शाब्दिक, लिटरली इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? द रूट लीडिंग टू द साउथ। जो दक्षिण पथ है इसका मतलब है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीन है क्या? कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। विच वॉज ऑल्सो यूज एज ए नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, जो कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता था। क्या? दक्षिण पथ। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता था दक्षिण पथ। ही सेंट हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न कोस्ट। तो जो ये सतवाहनों के राजा थे, ये जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी थे, ये अपनी सेनाओं को पूर्वी तट, पश्चिमी तट और दक्षिणी तट पर भेज दिया करते थे, या भेजते थे कि जाओ भाई देख के आओ क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, तो आइए अब हम थोड़ा मैप के बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये हमारा मैप है। इसमें हम इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे। देखिए अच्छे तरीके से। पहले हम देखते हैं सतवाहन।
साम्राज्य। तो ये देखिए ये है आपका सतवाहन, ठीक है, ये साम्राज्य सतवाहन का है। उसके बाद हमने बात की 3 साम्राज्यों की, एक चोला, एक पांड्या, एक चेरा। तो वो देखिए ये चेरा का इलाका था, ये आपका पांड्या का इलाका था, ये आपका चोला का इलाका था, ठीक है, समझ आ गया। अब 2 जगह पड़नी थी, एक चोलाओं की पुहार, ये देखिए ये चोलाओं का पुहार है जिसको आप कावेरीपत्तनम भी कहते हैं, ठीक है। पांड्यों की राजधानी ये देखिए ये मदुरा है, कौन सी है, ये मदुरई है, ये देखिए ये आपका मदुरई और ये पुहार, ठीक है ना। तो जो रेड में है वो है साम्राज्य, वंशज, चोला, पांड्या, चेरा, सतवाहन। ये जो जगह दिखाई आपको पुहार और मदुरई, ये ग्रीन में है। तो आपने देखा ना कि ये सब जो भी हैं ये आपके बिल्कुल साउथ साइड में है। कहाँ पर है, ये आपके, ये है ना आपके पूरा साउथ है, ये पूरा आपका साउथ है। तो यहाँ पर आपने देखा इन सब चीज़ों को हमने बता दिया कि पुहार के बारे में बताया जो कि चोलाओं का बंदरगाह था, मदुरई के बारे में जो कि पांड्यों की कैपिटल थी। उसके बाद ये आपका चेरा का इलाका है, ये वाला इधर, ठीक है ना, जो आपका वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। चलिए बैक टू थ्योरी पर चलिए वापस। तो ये था हमारा किसके बारे में कि जो तटों पर जो तट थे, समुद्री तट थे, उनसे लगे कुछ राज्य के बारे में। अब हम पढ़ते हैं कि जो रेशमी रास्ता है, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, क्या पढ़ते हैं, द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट, कि जो रेशम मार्ग है, जो रेशम मार्ग है इसकी क्या कहानी है, इस रेशम मार्ग की क्या कहानी है, कैसे रेशम मार्ग बना, क्यों कहते हैं इसको रेशम मार्ग, क्या कारण था जिससे कि इसको हमने रेशम मार्ग कहा। तो क्या था जानते हैं। द रिच ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। रेशम के बारे में आप सब जानते हैं, रेशमी कपड़े के बारे में आप सब जानते हैं। कैसा होता है ये उस समय बहुत कीमती था, इसके रंग बड़े चमकीले होते थे, चिकना होता था और मुलायम बनावट इसकी होती थी, स्मूथ टेक्सचर, मुलायम बनावट होती थी, ठीक है। ग्लोसी कलर्स ऑफ सिल्क, जो इसके रंग होते थे बड़े चमकीले होते थे, रिच बहुत ज़्यादा कीमती था। तो इन सभी इसकी क्वालिटी की वजह से यह बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे जो मतलब समाज थे अलग अलग, उनमें यह बहुत बहुमूल्य था। क्या था, हाईली वैल्यूड था, बहुत कीमती था, बहुत बहुमूल्य था, बहुत महंगा था। मेकिंग सिल्क इज़ ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, और हम सब जानते हैं, अब तो नहीं लेकिन पहले क्या था कि रेशम का उत्पादन करना या रेशम को बनाना बहुत जटिल प्रक्रिया थी, या और अब भी यह बहुत जटिल प्रक्रिया है अब भी। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड, जो कच्चा रेशम होता है, जो कच्चा रेशम होता है उसको निकाला जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, निकाला जाता है। कैसे, कहाँ से निकालते हैं, जो आपके रेशम के कीड़े होते हैं उनसे इनको निकाला जाता है, और उन रेशम के कीड़ों को कोकून्स कहा जाता है, ठीक है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकाला जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसकी सूत कताई होती है, सूत धागा थ्रेड, सूत कताई होती है, देन वोवन इनटू क्लॉथ, और उसके बाद इसका कपड़ा बुना जाता है। फिर क्या होता है, कपड़ा बुना जाता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। पहले रेशम के कीड़े, रेशम के कीड़ों से रेशम, रेशम को बुनकर धागा, और धागे से कपड़ा, ठीक है ना। कितनी लंबी प्रक्रिया है, 4 स्टेप हैं, और ये 4 स्टेप इतने आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा जटिल हैं। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स एगो। लगभग 7000 साल पहले चाइना में जो सिल्क बनाने की तकनीक थी वह वहाँ पर उसका इजाद किया गया था, खोज की गई थी। हम कह सकते हैं कि सबसे पहले चाइना ने रेशम को बनाना शुरू किया था, और कब, अब से लगभग 7000 साल पहले। While the methods remained a closely guarded secret for thousands of years, और लगभग कई हजार सालों तक तो
इन लोगों ने उस तकनीक को छुपा कर रखा कि हम कैसे रेशम बनाते हैं। सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट, हॉर्स बैक एंड ऑन कैमल्स कैरिड सिल्क विद देम। लेकिन फिर भी वहाँ से चाइना के कुछ लोग थे जो वहाँ से चलते थे रेशम को लेकर और दूसरी जगह पर उसका व्यापार करते थे, उसको बेच कर आते थे, व्यापार करते थे। पैदल जाते थे, कम घोड़े की कमर पर लद कर जाते थे या ऊँटों पर जाते थे, ठीक है, और उस पर ही रेशम को भी लेकर जाते थे। द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज द सिल्क रूट। अब जो रास्ता या जिस रास्ते से ये व्यापारी अपने रेशम को लेकर जाते थे, जहाँ पर भी जाते थे, उसी रास्ते को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है। वह रास्ता जहाँ से ये व्यापारी रेशम लेकर जाते थे, रेशम का व्यापार करते थे, उस रास्ते को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा गया है, ठीक है। समटाइम्स चाइनीज रूलर्स, कभी कभी तो क्या था कि जो ये चीनी शासक होते ना, जो चाइनीज शासक होते थे, ये दूसरे राज्यों के राजाओं को गिफ्ट उपहार के तौर पर भी रेशम देते थे। उपहार के तौर पर भी रेशम देते थे। किस किस को देते थे? ये देते थे ईरान के शासक को या जो पश्चिमी एशिया है उसके शासक को, और वहाँ से जाकर तब पता लगा लोगों को कि हाँ भाई रेशम ऐसा है, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। उसके बाद जो रेशम के बारे में जानकारी थी, रेशम का जो ज्ञान था, वह पश्चिम की ओर फैलने लगा और पश्चिम की ओर फैलने लगा। अबाउट 2000 ईयर्स एगो, लगभग 2000 साल पहले, वियरिंग सिल्क बिकेम द फैशन अमंगस्ट रूलर्स एंड रिच पीपल इन रोम। लगभग 2000 साल पहले रोम के जो राजा थे या जो रोम के अमीर लोग होते थे, उन लोगों ने सिल्क को पहनना एक फैशन समझ लिया और एक फैशन के तौर पर रेशम को पहनना शुरू कर दिया। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब भैया बहुत महंगा होता था। क्यों होता था? इट हैड टू बी ब्राउट ऑल द वे फ्रॉम चाइना अलोंग डेंजरस रोड्स थ्रू माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। क्योंकि पहले तो बात ये कि इसको चाइना से ले जाया जाता था, और चाइना से ले जाते थे तो बहुत दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना होता था, बहुत खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना होता था, बड़ी बड़ी पर्वतों से होकर गुजरना होता था, रेगिस्तान से होकर जाना होता था। तो इतनी मुसीबत झेल कर जाते थे तो ये उसको महंगा बेचते थे। पीपल लिविंग अलोंग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट्स फॉर अलाउिंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू। अब क्या था कि जिस रास्ते से जाते थे उस रास्ते के पास में कुछ लोग भी रहते थे, तो उस रास्ते के पास में जो लोग रहते थे वो लोग इन व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूलते थे कि भाई आप यहाँ से जा रहे हैं, बहुत आना जाना कर रहे हैं, आपके जानवर हमारा ही नुकसान करते हैं, तो हमें आप इसका शुल्क दीजिए, हमें आप इसका यात्रा शुल्क दो, हमें आप इसका एक चार्ज दो, ठीक है। तो पहले इतने मुश्किल रास्ते से आते थे, उसके बाद फिर वहाँ पैसा भी देना होता था, तो इस वजह से ये आगे जाकर महंगा हो जाता था। लुक एट मैप 6, हमने उस मैप देखा था जिसमें मैंने आपको 3-4 कलर के बताए थे कि भाई एक आपका रेड कलर का है, एक ब्राउन कलर का है, उसके बाद मैंने आपको कहा था एक येलो कलर का है, ठीक है। तो वो हमारा पहली वीडियो में, उसके आप देखना और उसको आप समझ जाओगे, ठीक है, जिसमें कि हमने सिल्क रूट के बारे में जाना था और उसकी कुछ शाखाओं के बारे में जाना था। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज पोर्शन ऑफ द रोड। कुछ राजा थे जिन्होंने जो ये समझते थे और उनका प्रयास रहता था कि भाई जो ये रास्ता है, जो रेशमी मार्ग है, इस पर हम अपना नियंत्रण कर लें। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स, गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट। और ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि इससे उनकी कमाई होगी। कमाई क्यों होगी? क्योंकि जो उस रूट से जाएगा उससे वो कर भी ले सकते हैं, शुल्क भी लेंगे, और वे लोग उन्हें उपहार भी देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो उस रास्ते पर जाने वाले व्यापारी थे उनसे वो लोग कर भी वसूलते थे, शुल्क भी लेते थे, और उपहार के तौर पर भी बहुत सारी चीजें लिया करते थे। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रॉबर्स।
और इसके बदले जो वहाँ के राजा थे वह उनको बोलते थे कि भाई तुम निश्चिंत होकर आओ, निश्चिंत होकर जाओ, आपको लुटेरों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, आपके माल को लुटेरों से बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये इस तरीके से वो लोग आपस में डील करते थे कि आप हमें कर दो, शुल्क दो और उपहार दो। उपहार तो खैर मर्जी से देते थे वो लोग, लेकिन कर लेते थे, शुल्क लेके देते थे। और उसके बाद कहते भाई आप निश्चिंत हो जाओ, आपको लुटेरों से डरने की कोई दिक्कत नहीं है। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो। सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान जो शासक था, सबसे प्रसिद्ध शासक जिसने इस रेशमी मार्ग पर, सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखा, वह था कुषाण वंश का राजा। कौन? कुषाण वंश का शासक था, जिसने लगभग, कुषाण वंश ने क्या किया था, लगभग 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर शासन स्थापित किया हुआ था। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर, और इन कुषाणों के दो मुख्य शक्ति के दो मुख्य केंद्र थे। कौन सा? एक था पेशावर, एक था मथुरा। कौन से दो केंद्र थे कुषाणों के मुख्य शक्ति केंद्र? एक था पेशावर और एक था मथुरा। तक्षशिला वाज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम, और तक्षशिला भी उनके साम्राज्य में ही शामिल था। ड्यूरिंग देयर रूल, उनके साम्राज्य के दौरान, उनके शासन के दौरान, अ ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर इंदस, फ्रॉम वेयर सिल्क वाज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर। और उनके शासनकाल की ही बात है, उनके शासनकाल में ही सिल्क रूट, जो रेशम मार्ग था, उसकी एक शाखा फैल गई। कहाँ तक? मध्य एशिया से लेकर, और जो सिंधु नदी का मुहाना था, उसका जो मुख था, वहां तक वह एक शाखा फैल गई। क्यों? क्योंकि उस मुख से जो रेशम था वह जहाज में भर दिया जाता, पानी के जहाज में, और पानी के जहाज में भरकर उसको पश्चिम की ओर चलता कर देते। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में। कहाँ पर? रोमन साम्राज्य में, रोम साम्राज्य में। तो रोम में जाने के लिए ये रास्ता एक बन गया था। कहाँ से? मध्य एशिया से नीचे की ओर आए, और जो आपका जो सिंधु नदी है, उसका जो मुहाना था, उस मुहाने पर आकर वह माल जहाज में लादकर और समुद्र के रास्ते से अपना रोम में भेज देते थे। द कुषाण्स वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब जो कुषाण, ये कुषाण थे, इन कुषाणों, ये पहले राजा थे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप पर सोने के सिक्के शुरू किए थे। क्या शुरू किए थे? सोने के सिक्के शुरू किए थे। These were used by traders along the silk route, और उन सिक्कों का इस्तेमाल व्यापारियों के द्वारा किया जाता था उस रेशमी मार्ग पर, उस सिल्क रूट पर उन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल व्यापारियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, क्या जानते हैं? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार। क्या जानेंगे? बौद्ध धर्म का प्रसार। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम पिछले 5 चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। जहाँ पे अशोक के बारे में पढ़ा था, उससे पहले भी हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, उपनिषद के बारे में पढ़ा था, और लगातार इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे हुआ? द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्का, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो। अब से लगभग 1900 साल पहले कुषाण शासकों का एक सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान राजा था, जिसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। तो कनिष्क का शासन चल रहा था। ही ऑर्गेनाइज्ड अ बुद्धिस्ट काउंसिल, अपने शासन काल में उसने क्या किया? एक बौद्ध परिषद का संगठन बनाया, एक बौद्ध परिषद का निर्माण किया, उसको शुरू किया। वेयर स्कॉलर्स मेट एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट मैटर्स, जहाँ पर विद्वान लोग मिलते थे और आपस में खास मुद्दों पर चर्चा करते थे।
विद्वान लोग मिलते थे और खास मुद्दों पर चर्चा करते थे। असफ घोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्धा, द बुद्ध चरित। असफ घोष एक कवि था। असफ घोष एक कवि था। कहाँ पर? लिव्ड इन हिज कोर्ट। किसकी कोर्ट में? कनिष्क के दरबार में। असफ घोष एक कवि था जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। इसने जीवनी लिखी थी, बायोग्राफी जीवनी लिखी थी किसकी? बुद्ध की। किसकी जीवनी लिखी थी? बुद्ध की जीवनी लिखी थी। और उस जीवनी की रचना जो की थी, उस किताब का नाम, उस ग्रंथ का नाम क्या था? बुद्ध चरित। क्या नाम था? बुद्ध चरित। तो आप कह सकते हो कि भाई असफ घोष एक कवि था जो कि आपका कनिष्क के दरबार में रहता था। उसने एक रचना की थी बुद्ध चरित की, जिसमें कि बुद्ध की जीवनी के बारे में लिखा था। असफ घोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगन राइटिंग इन संस्कृत। असफ घोष और बाकी बौद्धिक विद्वान, बाकी बुद्ध विद्वान, बाकी बौद्ध धर्म के विद्वान जो थे, इन लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। असफ घोष ने और बाकी बुद्ध धर्म के विद्वानों ने संस्कृत भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म। अब क्या हुआ? अब बौद्ध धर्म की एक नई धारा हमें जानने को मिली जिसका नाम था महायान। क्या नाम था? महायान। बौद्ध धर्म की एक नई धारा शुरू हुई जिसका नाम था, एक नई धारा विकसित हुई जिसका नाम था महायान। बौद्ध धर्म की एक नई धारा शुरू हो गई, नई विचारधारा, नई धारा विकसित हो गई जिसका नाम था महायान। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। इसके दो मुख्य विशेषताएं थी। इस महायान बुद्धिज्म की, महायान बौद्ध धर्म की दो मुख्य विशेषताएं थी। अर्लियर, पहली क्या थी? द बुद्धा's presence was shown in sculpture by using certain size। पहली क्या थी? कि जो बुद्ध की उपस्थिति थी, मान लो कोई चित्र बनाया, कोई मूर्ति बनाई, कोई कला बनाई, कोई स्कल्पचर बनाया, तो उसमें क्या होता था? एक निश्चित संकेत के द्वारा, एक निश्चित संकेत के द्वारा हम उसमें बुद्ध की उपस्थिति दिखाते थे। मतलब बुद्ध की हमें कोई तस्वीर वगैरह नहीं थी, एक निश्चित संकेत के द्वारा बुद्ध की उपस्थिति दिखाते थे। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए क्या संकेत था? हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट, इसका मतलब हुआ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति। जो उनकी निर्वाण प्राप्ति को अगर हमें कहीं दर्शाना था, दिखाना था, तो वहां पर हम क्या करते थे? पीपल के पेड़ का चित्र बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो आपने पढ़ा था उस चैप्टर में कि जब बोध गया जो है, बिहार में जो बोध गया है, वहां पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो जब हमें दिखाना था कि भाई यहाँ पर बुद्ध हमें बनाने हैं, तो हम बुद्ध की जगह वहां पर एक पीपल का पेड़ बनाते थे कि ये बोध आकृति है। ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा? नाउ स्टैचूज ऑफ द बुद्ध वर मेड। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। अब क्या हुआ? बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी। मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। अधिकांश इनमें मूर्तियों में से, इन प्रतिमाओं में से अधिकांश, ज्यादातर मथुरा में बनती थी। वाइल अदर वर मेड इन तक्षशिला, और तक्षशिला में भी बनती थी। अधिकतर कहाँ बनती थी? अधिकांश बनती थी मथुरा में, और तक्षशिला में भी कुछ बनाई जाती थी। द सेकेंड चेंज वाज ए बिलीफ। अब जो दूसरा बदलाव था, वह क्या था? आस्था। वह क्या था? एक आस्था। किसमें? बोधिसत्व में। किसमें थी आस्था? बोधिसत्व में जो आस्था पनपने लगी थी, वह दूसरा बदलाव था। These were supposed to be persons who had attained enlightenment। अब ये बोधिसत्व क्या था? बोधिसत्व का अर्थ है कि वो लोग जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोधिसत्व क्या है? ये वे लोग हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वंस दे अटेंड एनलाइटनमेंट, एक बार उन लोगों ने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया, दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, तो ये बिल्कुल एकांत में रहना आरंभ कर देंगे। एंड मेडिटेट इन पीस,
और ध्यान साधना में लग जाएंगे। अगर एक बार इन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसके बाद ये लोग एकांत वास करेंगे और ध्यान साधना में जुट जाएंगे। हाउएवर, लेकिन इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, ऐसा करने के बजाय दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल, ये इसी समाज में रहना पसंद करते थे, इस समाज में रहना चाहते थे। क्यों? जिससे कि ये बाकी लोगों को भी, दूसरे लोगों की मदद कर सके और उनको शिक्षा दे सके। The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan. अब जो बोधिसत्व की जो पूजा थी यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगी। जो बोधिसत्व की जो पूजा थी यह बहुत ज़्यादा प्रचलित होने लगी एंड स्प्रेड, और इसका ज़्यादा प्रसार हुआ और ज़्यादा फैल गई। कहाँ तक? थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, चाइना, कहाँ तक? मध्य एशिया में फैल गई, चाइना तक फैल गई और बाद में तो यह कोरिया और जापान तक भी पहुंच गई। ठीक है, तो क्या हुआ? जो बोधिसत्व की पूजा थी, अर्चना थी, वह धीरे धीरे इतनी प्रचलित हो गई, इतनी फैल गई कि यह मध्य एशिया तक, चाइना तक और बाद में तो कोरिया और जापान तक भी इसका प्रसार हो चुका था। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया where dozens of caves are hollowed out of hills for monks to live in. अब बौद्ध धर्म का प्रसार इतना हो चुका था आपके पश्चिम में और आपके दक्षिणी भारत में, बौद्ध धर्म का प्रसार इतना हो चुका था आपके पश्चिम और दक्षिण भारत में कि वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं बनाई गई पहाड़ियों काट कर। जो पहाड़ियाँ होती थी उनको अंदर से काट काट कर वहां पर बहुत सारी गुफाएं तैयार की गई उन भिक्षुओं के रहने के लिए, उन बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए बहुत सारी पहाड़ियों काट कर उनके रहने की जगह बनाई गई, तैयार की गई। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, अदर्स बाय मर्चेंट्स एंड फार्मर्स। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानी के आदेशों पर बनाई गई थी और कुछ व्यापारी और किसानों के द्वारा बनाई गई थी। कुछ गुफाएं तो राजाओं और रानियों के आदेशों पर बनाई गई थी और कुछ व्यापारियों और किसानों के द्वारा बनाई गई थी। These were often located near passes through the western घाट्स। अब जो ये आपकी गुफाएं थी ये कहाँ पर स्थित थी? ये पश्चिमी घाट के दर्रों पर। कहाँ पर? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट पढ़ रहे ना आप? तो जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट के पास जो दर्रे थे वहां पर ये स्थित थी। रोड्स कनेक्टिंग, दर्रे पता ना, दो पहाड़ियों के बीच जगह है, उनको दर्रा कहते हैं। जैसे आपका रोहतांग पास रोहतांग दर्रा, ठीक है ना, बोमनीला दर्रा रोहतांग पास जो हिमाचल प्रदेश से आगे जाकर है, ठीक है, याद रखना। रोड्स कनेक्टिंग प्रोस्पेरस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द दक्कन रैन थ्रू दीज पासेज। अगर बात करें जो दक्कन में शहर हैं या यहाँ के जो तट हैं, दक्कन में शहर और जो यहाँ के तट हैं और तटों पे जो एक समृद्ध बंदरगाह मिलते हैं, तो जो ये सड़कें बनी ये इन्हीं दर्रों से होते हुए और इन तट और इन शहरों से होते हुए गुजरती थी। यहाँ पर सड़कें जो थी वो इन समृद्ध बंदरगाहों को, वहाँ के शहरों को और इन दर्रों को आपस में जोड़ती थी। ट्रेडर्स प्रोबेबली, जो व्यापारी होते थे, ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि जो ये व्यापारी होते थे, ये क्या, The traders probably halted in these cave monasteries during their travels। कि व्यापारी भी अपनी यात्रा के दौरान, अपने व्यापार करने के लिए जाने के दौरान इन गुफाओं के मठों में आराम किया करते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। जो बौद्ध धर्म था इसका इतना प्रसार हुआ कि जो आपका दक्षिण पूर्व से लेकर दक्षिण
पूर्व से लेकर, जो दक्षिण पूर्व में श्रीलंका से लेकर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इसका प्रसार हो चुका था। कहाँ कहाँ पर? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ साथ दक्षिण पूर्वी एशिया में भी इसका प्रसार हो चुका था। दी ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, अगर बौद्ध धर्म की पुरानी धारा के बारे में बात करें, बौद्ध धर्म की पुरानी स्थिति के बारे में बात करें, तो इस एरिया में वह बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। जो ये एरिया हमने बताए कि जहाँ पर बौद्ध धर्म फैल चुका था, चाहे आपका श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया के साथ साथ जो आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है वहाँ पर जो फैला था, इन जगह पर जो पुरानी स्थिति थी, पुरानी धारा थी बौद्ध धर्म की, जिसको हम क्या कहते हैं? थेरवाद। क्या कहते हैं? थेरवाद बौद्ध धर्म। तो थेरवाद बौद्ध धर्म इन शहरों में, इन जगहों पर बहुत ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम अपना चैप्टर 10 यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। बस इसको आप ऐसे ही सुनते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए। विश्वास दिलाता हूँ आपका इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं बाकी बचे हुए लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम दोस्तों।